दोस्तों, सर्व आदरणीय श्री प्रभात कुमार सिन्हा साहब, चेयरमैन आईसीसी, श्री जेएस गंगवार साहब, एडीजी हेडक्वार्टर्स, अविनाश जी और दोस्तों, हमें जानकारी दी गई कि आज पुलिस में तनाव और हैप्पीनेस विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। आज हमने ये सोचा कि आप लोगों को वो बातें बताएं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बड़ी उपयोगी है। हमने कभी सुना था कि बिहार में काफी प्राचीन समय की बात एक राज्य था। वहां उस राज्य का एक राजकुमार था। राजकुमार अपने राज्य के राजमहल में अलग अलग कमरों को देखता हुआ एक बार गुजर रहा था, तो एक विशेष कमरे पे जाकर राजकुमार ने उसका दरवाजा खोला और जब वो अंदर गया तो वहां बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। राजकुमार एक एक करके झटक झटक के सारी पेंटिंग को देख रहा था, तो एक विशेष पेंटिंग पे जाके राजकुमार की एकदम से नजर अटक सी गई। वो जो पेंटिंग थी वो एक छोटी सी बच्ची की पेंटिंग थी और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी। राजकुमार ने नीचे देखा तो चित्रकार के हस्ताक्षर थे और 15 साल पुरानी कोई तारीख लिखी थी। ऊपर टाइटल लिखा था, काशी की राजकुमारी। राजकुमार को यह तो समझ में आ गया कि यह काशी की राजकुमारी की पेंटिंग है और 15 साल पुरानी पेंटिंग है। राजकुमार ने जब उस बच्ची की अनुमानित आयु में 15 साल और जोड़े तो राजकुमार ने पाया कि यह बच्ची कहीं भी होगी दुनिया में, आज मेरी ही हम उम्र होगी। जैसे ही राजकुमार के मन में यह आया कि यह लड़की मेरी हम उम्र होगी, राजकुमार के मन में एक संकल्प आया कि अब मैं शादी इसी से करूंगा। बस उस संकल्प के बाद राजकुमार अपनी सुध बुध सब खो बैठे। रोज जाते और वहीं बैठे रहे। महाराज महारानी ने जब ये परेशानी देखी, एक मंत्री को डेप्यूट किया। जब मंत्री ने सारा माजरा समझा तो मंत्री ने कहा, राजकुमार बैठो, हमें कुछ बात करनी है। राजकुमार ने बोला, नहीं, बात कुछ नहीं, पहले तुम ये प्रॉमिस करो कि मेरी शादी तुम उसी से करो। मंत्री ने कहा, ठीक है, ये बात रही, यदि मेरी सारी बात सुनने के बाद भी तुम इस बात पे डटे रहते हो कि शादी उसी से करोगे, तो मैं वचन देता हूं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। ये कह के राजकुमार बात सुनने को तैयार हुए और मंत्री ने बात कहना शुरू किया। मंत्री ने कहा, राजकुमार, तुम्हें जान के खुशी होगी कि ये पेंटिंग मेरे सामने ही बनी है, मैं चित्रकार को भी जानता हूं। मंत्री ने आगे जोड़ा, ये 15 साल पुरानी घटना है। हमारे राज्य में एक बड़ा सा जलसा हुआ था। दुनिया भर के राजे महाराजे वहां इनवाइटेड थे। उस जलसे में एक नाटक कंपनी आई हुई थी जो नाटक करने वाली थी और नाटक का शीर्षक था काशी की राजकुमारी। उस नाटक में एक छोटी सी बच्ची काशी की राजकुमारी का बचपन का किरदार निभाने वाली थी, पर नाटक के केवल एक दिन पहले उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो अपने पैरों पे खड़ी तक नहीं रह पा रही थी। ऐसी स्थिति में राज्य की अस्मिता का सवाल था। सारे राजे महाराजा अगले दिन वो इवेंट देखने आने वाले थे। तो एक उपाय तुम्हारी माता जी को सूझा, इस राज्य की महारानी को सूझा, और उपाय यह था कि चूंकि वो लड़की तो उपलब्ध थी नहीं, वो छोटी बच्ची, उस समय तुम बिल्कुल छोटे से थे और बहुत ही क्यूट दिखते थे, इतने सुंदर दिखते थे। तो महारानी ने सोचा, क्यों ना तुम्हें ही विग पहना के थोड़ी सी रिहर्सल करा के वहां मंच पे उतार दिया जाए और तुम ही काशी की राजकुमारी के बचपन का किरदार निभाओ। तो राजकुमार फिर वही हुआ। तुम मंच पे उतरे विग लगा के, रिहर्सल करके, और तुमने क्या शानदार एक्टिंग की और नाटक सुपरहिट हुआ। उस नाटक और तुम्हारी एक्टिंग को यादगार बनाने के लिए तुम्हारी माताजी ने तुम्हारा एक चित्र बनवाया बचपन का। तो राजकुमार, वो जिसके बिना तुम्हारा मन कहीं नहीं लग रहा, वो जो तुम्हारी खुशी की चाबी है, वो जिसको तुम हर तरफ ढूंढ रहे हो, वो जो तुम्हारी शांति का आधार है, वो तुम ही हो राजकुमार। तत् त्वम असि राजकुमार, वो तुम ही हो। जो तुम्हारे तनाव को खत्म कर सकता है, जो तुम्हारी शांति का कारण है, वो तुम ही हो।
बिहार की इस पुण्य धरती को हमारा नमस्कार। और हर विभाग में 4 तरह के एम्प्लॉइज होते हैं। आप बताइएगा आप कौन से तरह के एम्प्लॉइज हैं, कौन से तरह के एम्प्लॉय आप हैं। टाइप 4 अनहैप्पी एंड अनसक्सेसफुल, ना तो खुश होते हैं और सक्सेसफुल भी नहीं होते, ये है टाइप 4। टाइप 3 सक्सेसफुली अनहैप्पी, बड़े सक्सेसफुल होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, नाम रुतबा शोहरत सब कुछ होता है उनके पास, पर वो दुखी रहते हैं मनी मन किसी बात पे। टाइप 3 सक्सेसफुली अनहैप्पी। टाइप 2 हैप्पीली अनसक्सेसफुल, प्रमोशन टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज निंदा दी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल प्रशंसा मिली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी देखे होंगे आपने पुलिस महकमे में, लोग देखे तो हाथ खड़ा करें। फिर थैंक यू, क्योंकि यही एकमात्र माध्यम है आपसे संवाद करने का। फिर होते हैं टाइप 1 हैप्पी एंड सक्सेसफुल पीपल, यही समय की दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। तो आज हम आपको वो 4 हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो इस दुनिया के हैप्पीएस्ट लोग अपने व्यवहार में रखते हैं। दुनिया के जो सबसे हैप्पीएस्ट लोग होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो टाइप 1 होते हैं और बाकी टाइप 2, 3, 4 होते हैं। परफेक्ट। सो हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जरा खुद से पूछिए आप कौन से टाइप हैं। टाइप 4 अनहैप्पी एंड अनसक्सेसफुल, टाइप 3 सक्सेसफुली अनहैप्पी, टाइप 2 हैप्पीली अनसक्सेसफुल और टाइप 1 हैप्पी एंड सक्सेसफुल। थिंक अबाउट इट। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली हैबिट जो इन लोगों में होती है दैट इज दे चूज टू बी हैप्पी, वो खुश रहना चूज करते हैं। हम पूरे भारत में जाते हैं और सारे भारत और दुनिया के कई देशों के लोगों से पूछते हैं कैसी नौकरी चाहिए आपको जो खुशियों से भर देगी। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग बताते हैं सर नौकरी में 3 चीजें होनी चाहिए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। कौन सी 3 चीजें? पहली, सर जॉब सिक्योरिटी 100% होनी चाहिए। दूसरा, सर बेचने का कोई प्रेशर ना हो, सेल्स का प्रेशर ना। तीसरा, सर समय समय पर तनख्वाहें बढ़ती रहें, भले कंपनी चले ना चले हमारी तनख्वाह बढ़ती। तो हम उन लोगों को कहते हैं तथास्तु, भगवान करे तुम्हें ऐसी नौकरी मिले। फिर हम पुलिस को पढ़ाने जाते हैं पूरे भारत भर में। तो पुलिस को पढ़ाने के बाद हमें रियलाइज हुआ यार पुलिस में तो ये 3 चीजें हैं, यस और नो। पहली, जॉब सिक्योरिटी सरकारी सेवाओं में भरी हुई है, ठीक। दूसरी, जॉब सिक्योरिटी है। दूसरा, टाइमली सैलरी तो बढ़ती ही है। और तीसरा, कुछ बेचना भी नहीं पड़ता, हमारा प्रोडक्ट तो डंडा है, कोई खरीदना भी नहीं चाहता। तो इस हिसाब से तो आसमान के नीचे सबसे प्रसन्न सेवाएं पुलिस सेवाएं होनी चाहिए। कॉर्पोरेट से पूछो तो कहेगा हाँ, पर जरा हम अपने आप से पूछे तो क्या ये सच है? हमें आज भी याद आता है गंगवार साहब, आई रिमेंबर दिस, कि हम जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर थे, एक सच्ची घटना बता रहे हैं। एक स्टूडेंट हमारे क्लास में आया, हमारे कैबिन में आया, बोलता है सर मैं बड़ा दुखी हूं जीवन से। तो हमने बोला ठीक है बेटा, फिर हम क्या कर सकते हैं? बोलता है सर बस इतनी अनुमति दें कि मैं कॉलेज आना बंद कर दूं। हमने पूछा फिर क्या करोगे? बोलता है सर मैं जब कॉलेज आना बंद कर दूंगा सर, तो मैं सर तैयारी कर रहा हूं सर सब इंस्पेक्टर की। सर एक बार सब इंस्पेक्टर बन गया ना सर, जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमने बोला ठीक है भाई बताओ। लड़का ईमानदार था, उसने आना बंद कर दिया और पूरा ईमानदार था, मेहनत भी करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो गया। सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। अब हम उस राज्य की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ाने पहुंचे, तो ऐसे 300 सब इंस्पेक्टर जैसे आप लोग बैठे हुए थे, तो वहां में कोने में हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ दिख गया। हम इतने खुश हुए, बिल्कुल खुश होकर उसके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे। हमने बड़े खुश होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए। हमने बोला आहा देखो अब तुम सबसे ज्यादा खुश हो, यही तो तुम हमेशा से चाहते थे, जो तुम बन गए सब इंस्पेक्टर, अब तुम बहुत खुश हो गए, आगे ट्रेनिंग कॉलेज में। हम सच बता रहे, उसने हमारी तरफ देख के बोला सर अब आपने एक बार और बोला ना सर कि तुम सबसे खुश हो गए तो मैं यही रो दूंगा सर। बोले क्यों रो दोगे तुम? तो बोलता अरे सर हमें ये नहीं पता था सर। उसने उत्तर देने की जगह अपना पजामा ऊपर किया, उसके घुटने से पैर तक पट्टे बंधे हुए थे, पट्टे को दिखा के बताया ये देखिए सर ट्रेनिंग के नाम पे सर रोज 20-20 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आता इंसान है कि घोड़े हैं सर। हमें नहीं पता था सर ऐसी ट्रेनिंग होती है सर। बड़े परेशान सर, रात को सो जाओ इतना थक के, तो सर ये लोग कई बार रात को 3 बजे घंटा बजा देते और नियम ये है घंटे की आवाज सुनते ही 5 मिनट में कॉल इन हो, उसके बाद ये गिनेंगे 1 2 3 4 5, अच्छा 300 हो गए जाके सो जाओ। अरे क्या सो जाओ, ऐसे नींद आती है सर? अस्त व्यस्त और त्रस्त हो चुके हैं।
तड़प रहे हैं सर, अब तो दिन गिन गिन के काट रहे हैं सर, आप दुआ दें सर पीओपी हो सर। वर्दी के लिए तैयारी की थी सर, बड़े परेशान है सर, एक बार वर्दी मिल गई ना सर, जीवन खुशियों से भर जाएगा सर। कितने लोगों को अपने दिन याद आ रहे हैं, कितने लोग तड़पते थे पीओपी के लिए, हो सकते सर। तो उसने कहा सर बस एक बार वर्दी मिल गई तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमने कहा था खास ऐसा ही हो। 14 मई 2018 हमें साल तक याद है, वो पूरी सब इंस्पेक्टर की बैच उस राज्य की पीओपी हो गई। उस लड़के की किस्मत कह लें, हमारी किस्मत कह लें, उसकी पोस्टिंग ऐसे थाने में हुई जहां से अक्सर हमारा आना जाना था, एयरपोर्ट थाना। तो जब हम निकले वहां से तो वही सड़क पे ड्यूटी दे रहा था, तो हमने कार एक तरफ लगवाई और बड़े खुश होकर हम उसके पास गए। हमने तुरंत जाकर फिर से हाथ बढ़ाया, हमने बोला हाँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, चौड़ा सीना, इखरा बदन, 2 सितारे कंधे पे चमक रहे हैं, टी कैप लगा रखी है, ब्लैक कलर के एविएटर ग्लासेस पहन रखे हैं, और क्या चाहिए। अब तुम सबसे ज्यादा खुश हो गए हमने उसे। बस हमारे कहने की देर थी कि उसने पी कैप उतारी, अपना चश्मा उतारा और हमारी आंखों में आंखें डाल के बोला सर अब आप तो गुरु है सर, आपसे क्या छुपाना सर। 6 महीने हो गए सर पीएफ हुए सर, और सर 6 महीने हो गए मुझे नौकरी लगे सर। 6 महीने में एक बात अच्छे से समझ में आ गई सर, पूरे पुलिस विभाग में अगर कोई सबसे थर्ड क्लास नौकरी है ना तो सब इंस्पेक्टर। बोला बड़े अजीब आदमी हो यार, तो पहले कह रहे थे पीओपी नहीं हो रहा, अब कह रहे अरे बोला सर मैं इतना परेशान हो गया सर, अभी जहां आप मुझे मिले 6 घंटे से यही खड़ा हुआ हूं सर, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं उनकी ड्यूटी पे लगा हुआ सर। अभी थोड़ी देर पहले टीआई साहब ने मैसेज भेजा, राष्ट्रपति महोदय का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, वो 6 घंटे बाद आएंगे, तुम वहीं खड़े रहना। और सर शाम को टीआई साहब को बोलो थक गए तो बोलते टीआई क्या था, खड़े ही तो थे सब, कुछ खड़े होने कुछ करना नहीं होता सर। तब अस्त व्यस्त और त्रस्त हो चुके। एक बात अच्छे से समझ में आ गई सर, एक ही नौकरी है सर पूरे पुलिस विभाग में करने लायक, जिस दिन टीआई हो गए सर उस दिन जीवन खुशियों से भर जाएगा सर। क्या सच में हो? आज तो समय की कमी है, नहीं तो ये कहानी हम बहुत ऊपर तक सुना सकते हैं। सबको लगता रहता है बस अगला बस अगला बस अगला बस अगला प्रमोशन, अगली पोस्टिंग, अगला सब कुछ, और जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या ऐसा होता है? यदि आप आज अभी इस वक्त यहां खुश नहीं हैं तो आप जीवन में कभी कहीं किसी वक्त खुश नहीं रहने वाले। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। पुलिस को लगता है भीड़ तनाव है, पुलिस को लगता है भीड़ तनाव है। हम बीएसएफ के मेंटरिंग प्रोग्राम के चीफ मेंटर रहे। भारत का बीएसएफ जो सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा है उनमें से एक है अकेलापन। बीएसएफ से पूछिए वो बताएगा अकेलापन तनाव। आईटीबीपी से पूछे, आईटीबीपी ये बताएगा सर हम अनुभव बता रहे हैं अपना, डायरेक्ट हॉर्सेस माउथ। आईटीबीपी के जवान बताते हैं सर हम पूछते कैसी नौकरी, तो बोलते सर बस सांस लेने के लिए मिल जाए सर, नौकरी में बड़ी बात है सर। हिमालय की 15,000 फीट की ऊंचाई पे सांस लेने की भी नहीं मिलती। इंडियन कोस्ट गार्ड्स के अधिकारी बताते हैं जब उनको जो पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो शिप 30 डिग्री टिल्ट करता है उनका जहाज। हम निकोबार आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, खून की उल्टियां करते हैं। वो कहते हैं बस धरातल समतल मिल जाए, ऐसी नौकरी हो जाए तो भी बड़ी बात। ये सब लोगों से मिलने के बाद हम पहुंचे कोल इंडिया। सच्ची घटना आपको बता रहे सारे, कोल इंडिया की सच्ची। आप में से कितने लोगों ने कोल इंडिया के अंडरग्राउंड माइंस विजिट किए हैं? जिन्होंने विजिट की है वो याद करें, और जिन्होंने नहीं विजिट की हमारी बात को अपनी कल्पनाओं से जोड़ दीजिए, सुनते जाइए और कल्पना करते जाइए। हम सच्ची घटना बता रहे हैं, घटना छत्तीसगढ़ की है। जमीन के 1000 फीट नीचे एक अंडरग्राउंड माइन हमने विजिट की। जब आप 1000 फीट नीचे जाते हैं, जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, आप देखते हैं सामने एक काली स्याह गुफा है, उसको चूने से पोत रखा है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ दीवारों से पानी रिस रहा है। जब आप देखते हैं पानी रिस रहा है तो आपको याद आता है कि आप वाटर टेबल के भी नीचे हैं। अभी नौकरी चालू नहीं हुई, इतनी ह्यूमिडिटी है दोस्तों वहां, क्योंकि 1000 फीट आप जमीन के नीचे हैं। आप शर्ट निचोड़ लीजिए, इतना पसीना आता है। आपके जूतों में जो आप एक सेफ्टी बूट्स पहनते हैं, एक सिर पे हेडलाइट होती है, एक हेलमेट होती है और एक डंडा लेके चलते हैं, वो बूट्स में तक पसीना भरने लगता है। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उस गुफा की एवरेज ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई 6 फीट, कहीं वो 8 फीट भी है, कहीं 5 फीट भी है, तो कई बार आपको झुक के चलना पड़ता है। धीरे धीरे जब आपकी पीठ अकड़ जाती है तो आप ऐसे सीधे होकर चलने लगते हैं, तो अचानक आपके सर पे कुछ टकराता है उस गुफा में। तो आप ऊपर देखते हैं तो आप देखते हैं पूरी गुफा में ऊपर माइन में कीलें लगी हुई हैं, उसको ड्रिल करके नट को कस रखा है।
और वो जो नट्स को कस रखा है वो इसीलिए ताकि छत गिरना पड़े, अभी नौकरी चालू नहीं है, ठीक। और वो नट आपके सर से टकराता है अगर आप सीधे चलते हो, बहुत तेज जर्क लगता है स्पाइनल कॉर्ड में। यहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता, इंटरनेट नेटवर्क नहीं पकड़ता, भले आपकी कल ही शादी हुई। यहां कोई सैनिटेशन नहीं है, कोई वॉशरूम्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात कोई ऑक्सीजन भी नहीं है। बड़े बड़े पंखों से फ्रेश एयर भेजी जाती है और एग्जॉस्ट फॉर्म से बाहर पड़ता है। आप अभी नौकरी चालू नहीं हुई, ऐसे आप 1 किलोमीटर जमीन के अंदर चलते हैं, रास्ते में हम्फ्री डेवी लैंप रखे होते हैं। नौकरी का निजाम है, हर 1 घंटे में उसको देखो कहीं लॉ बढ़ तो नहीं रही है, अगर बढ़ रही है तो ब्लास्ट हो सकता है, आपको भागना पड़ेगा वहां से। आपको याद दिलाने, कोल इंडिया एनआईटी और आईआईटी से ही भर्ती करता है, तो वहां जितने इंजीनियर हैं एनआईटी आईआईटी के इंजीनियर, अभी भी नौकरी चालू नहीं हुई। फाइनली आप काफी देर बाद उस जगह पर पहुंचते जिसको बोलते हैं फेस, वो दीवार जहां से ब्लास्ट करके कोयले के टुकड़े जो गिरते हैं, उस कोयले के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है ताकि एनटीपीसी उससे बिजली बनाए, और उसी बिजली से यहाँ बिहार पुलिस को ऑनलाइन सेशन ले, तो बिजली वहीं से आ रही है। जब वहां हम सेशन ले रहे थे, वहां गए अंडरग्राउंड माइन में, दोस्तों एक घटना हुई जिसने हमारे पूरे जीवन को बदल के रखा। वहां हमें एक मैनुअल लेबर मिला, मैनुअल लेबर, सबसे छोटा लेवल का एम्प्लॉय कोल इंडिया का। उसकी नौकरी यह थी पिछले 30 साल की, कोयले को उठा के कन्वेयर बेल्ट पे डालना, बस यही करता था रोज 8 घंटा। हम उससे मिलने गए, वो अपने काम में इतना बिजी कि उसने पलट के हमारी तरफ देखा था। सैंडो बनियान पहना हुआ था, एक सफेद रंग का चड्डा था, ऐसे ही उसका पेट निकल रहा था, तो कोयले से काला, पसीने से गीला और लगा हुआ था। जनरल मैनेजर ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला साहब आए बात कर लो, तो ऐसे भूत की तरह खड़ा हो गया हमारे साथ। हमने बोला तुम्हारा क्या नाम है? तो बोलता साहब मेरा नाम सुखलाल। हमने बड़ा बड़ा जबरदस्त नाम रखा तुम्हारे माता पिता ने भाई, और घर में कौन कौन है? तो बोलता सर पत्नी है, एक बेटा है, बेटी है। हमने बोला बेटा क्या करता है? बोलता सर बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सर अच्छा, बेटी? बोला सर उसने तो न्यूयॉर्क से एमबीए किया है ना सर, न्यूयॉर्क में ही रहती है। अच्छा, तुम्हारे जमाई? सर वो तो न्यूयॉर्क में साइंटिस्ट है ना। हमने बोला एक मिनट रुको सुखलाल, हम सच्ची घटना बता रहे दोस्तों। हमने बोला एक मिनट रुको सुखलाल, तुम्हारा बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बेटी एमबीए न्यूयॉर्क से की हुई, और तुम्हारे जमाई साइंटिस्ट, और तुम यहाँ कोयला उठा रहे हो। हमने बोला तुम नौकरी छोड़ते क्यों नहीं? तुम्हारी उम्र तो 55 साल से ज्यादा है, वीआरएस भी मिल जाएगा तुम्हें। कौन करेगा इतनी खतरनाक जगह नौकरी? कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने रुक के पूछा अच्छा बेटा लेके नहीं जाता क्या? तो उसने बोला कि नहीं साहब, बेटा तो हर महीने फोन लगा के रोता है पापा नौकरी छोड़ दो। हमने बोला सही कहता है, तुम नौकरी छोड़ते क्यों? दोस्तों जो उत्तर सुखलाल ने दिया उसने हमें अंदर से हिला दिया। बड़े सिंपली, बड़े सामान्य भाव से उसने कहा, जब हमने बोला नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, इतना तनाव है, इतनी खतरनाक कंडीशन है, तो सॉरी इतनी खतरनाक कंडीशन है यहां नौकरी की। सुखलाल ने बोला क्या साहब, मैं तो तीसरी पास गवार था साहब, जब मुझे जीवन में नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना साहब, तब कोल इंडिया ने मुझे नौकरी दी साहब।